इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमी प्रीलिम्स सिलेबस। आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहले आदि। सिलेबस। विषय। पहला है पाठ्यक्रम चर्चा, दूसरा है मूलभूत अवधारणा बेसिक कॉन्सेप्ट पीटी, तीसरा है राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम पीटी प्लस मेंस, चौथा है मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन पीटी, पांचवा है सरकारी बजट गवर्नमेंट बजट पीटी प्लस मेंस, छठा है मुद्रा मनी पीटी, सातवां है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पीटी, आठवां है बैंकिंग पीटी, नौवां है एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट गैर निष्पादन परिसंपत्ति पीटी, दसवां है विनिमय दर एक्सचेंज रेट पीटी, ग्यारहवां है भुगतान संतुलन बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट पीटी, बारहवां है टैक्स और जीएसटी टैक्स एंड जीएसटी पीटी प्लस मेंस, तेरहवां है पीटी वित्तीय बाजार फाइनेंशियल मार्केट, चौदहवां है कच्चे तेल का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स ऑफ क्रूड ऑयल पीटी प्लस मेंस, पंद्रहवां है खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी मेंस, सोलहवां है जन वितरण प्रणाली पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मेंस, सत्रहवां है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मेंस, अठारहवां है गरीबी पोवर्टी पीटी प्लस मेंस, उन्नीसवां है बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट मेंस, बीसवां है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मेंस, इक्कीसवां है भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म मेंस, बाईसवां है कृषि विपणन एग्रीकल्चर मार्केटिंग मेंस, तेईसवां है कृषि सब्सिडी एग्रीकल्चर सब्सिडी मेंस, चौबीसवां है नियोजन प्लानिंग पीटी प्लस मेंस, पच्चीसवां है समावेशी विकास इंक्लूसिव डेवलपमेंट मेंस, छब्बीसवां है उद्योग औद्योगिक नीतियाँ एलपीजी इंडस्ट्रियल पॉलिसी पीटी प्लस मेंस, सत्ताईसवां है आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर मेंस, अट्ठाईसवां है कृषि सिंचाई भंडारण पशुपालन का अर्थशास्त्र इरिगेशन वेयर हाउस इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग मेंस, उनतीसवां है अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पीटी, तीसवां है वेस्ट अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स पीटी, इकतीसवां है निवेश मॉडल इन्वेस्टमेंट मॉडल मेंस। अब चलिए सिलेबस पे आते हैं, मतलब पॉइंट पे आते हैं। मूलभूत अवधारणा अर्थशास्त्र एडम अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। वर्ष 1776 में उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा तथा उन्होंने पूंजी सृजन वेल्थ क्रिएशन पर जोर दिया। उनके अनुसार अर्थशास्त्र वह विषय है जहाँ वस्तु और सेवा के उत्पादन उपभोग और वितरण संबंधित प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। वस्तु और सेवा गुड्स एंड सर्विस। वस्तु जो दृश्य होता है और जिसका बाजार मूल्य होता है। सेवा जो अदृश्य होता है किंतु इसका बाजार मूल्य अवश्य होता है। बाद में अर्थशास्त्री मार्शल ने अर्थशास्त्र को लोक कल्याण पब्लिक वेलफेयर के रूप में परिभाषित किया। अर्थशास्त्री रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को सीमित साधन स्कैरिटी ऑफ रिसोर्स के रूप में परिभाषित किया।
उनके अनुसार अर्थशास्त्र वह विषय है जो सीमित साधनों के आधार पर वैकल्पिक उपयोग वाले असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी मानव व्यवहार, जैसे 100 रुपये है किसी के पास, सीमित साधन है यानी मूवी देखना है, बर्गर खाना है, ट्रांसपोर्ट के लिए आना जाना है, तो मूवी के लिए 50 रुपये खर्च कर देंगे, बर्गर के लिए 20 रुपये और ट्रांसपोर्ट के लिए 30 रुपये। तो ये सभी वैकल्पिक उपयोग वाले थे, यानी आवश्यकताएं असीमित थी और वैकल्पिक उपयोग था। अब पॉल सैमुएल्सन जिन्होंने अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा दी है, उन्होंने अर्थशास्त्र को वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता के आधार पर परिभाषित किया है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र वह विषय है जहाँ व्यक्ति और समाज वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए वस्तु और सेवा का उत्पादन, उपभोग और वितरण करता है, जिससे एक ओर जहाँ वर्तमान के आवश्यकता की पूर्ति होती है, वहीं दूसरी ओर भविष्य को भी सुरक्षित किया जाता है। दोबारा से बोल देता हूँ। उनके अनुसार अर्थशास्त्र वह विषय है जहाँ व्यक्ति और समाज वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए वस्तु और सेवा का उत्पादन, उपभोग और वितरण करता है, जिससे एक ओर जहाँ वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति होती है, वहीं दूसरी ओर भविष्य को भी सुरक्षित किया जाता है। लेक्चर 1 समाप्त। इकोनॉमी लेक्चर 2। अर्थशास्त्र के 2 भाग होते हैं। अर्थशास्त्र 2 भाग, व्यष्टि समष्टि। व्यष्टि मतलब माइक्रो और समष्टि मतलब मैक्रो। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है क्योंकि यह व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है, जैसे एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा उत्पादन, कंपनी या कंपनी समूह द्वारा उत्पादन, किसी वस्तु और सेवा का मूल्य आदि। समष्टि अर्थशास्त्र, इसे बृहद अर्थशास्त्र भी कहा जाता है क्योंकि इसका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है, जैसे मुद्रास्फीति, गरीबी, बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद इत्यादि। व्यष्टि अर्थशास्त्र की तुलना में समष्टि अर्थशास्त्र अधिक व्यापक होता है। अर्थशास्त्र वह विषय है जहाँ यह अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार व्यष्टि से लेकर समष्टि तक सीमित साधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र वह विषय है जहाँ मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, मानव की वे सभी क्रियाएं जिनका संबंध धन से होता है, उसे आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। इसलिए अर्थशास्त्र में केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करते हैं जिनका बाजार मूल्य होता है। इस प्रकार सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं नहीं होती, किंतु सभी आर्थिक क्रियाएं होती हैं। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, यदि किसी देश के भौगोलिक सीमा में ये सभी आर्थिक क्रियाएं घटित होती हैं, जैसे वस्तु और सेवा का उत्पादन, उपभोग, वितरण आदि, तो इसे अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था इत्यादि। इस प्रकार अर्थशास्त्र सैद्धांतिक पक्ष है, तो वहीं दूसरी ओर अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को आर्थिक क्रियाओं के आधार पर 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र का संबंध मुख्यतः कृषि से होता है। द्वितीयक क्षेत्र का मुख्यतः संबंध उद्योग से होता है।
तृतीयक क्षेत्र का संबंध मुख्यतः सेवा से है। प्राथमिक क्षेत्र, इनमें उन सभी आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होते हैं कृषि एग्रीकल्चर, पशुपालन एनिमल रियरिंग, मत्स्य पालन फिशिंग, वानिकी फॉरेस्ट्री, खनन और उत्खनन माइनिंग एंड क्वेरिंग। खनन का अर्थ होता है लंबवत खुदाई, जबकि उत्खनन में खुदाई लंबवत न होकर क्षैतिज रूप में होता है। द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र का संबंध मुख्यतः उद्योग से है। यहाँ प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पाद को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके मशीनों द्वारा अन्य वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे गन्ना से चीनी का उत्पादन। द्वितीयक क्षेत्र में शामिल होती है निर्माण कंस्ट्रक्शन, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जलापूर्ति वाटर सप्लाई। निर्माण और विनिर्माण, निर्माण का संबंध आधारभूत संरचना या बुनियादी ढांचे से होता है, जैसे भवन, फैक्ट्री, सड़क इत्यादि का निर्माण। विनिर्माण वह प्रक्रिया है जहाँ मशीनों द्वारा वस्तु का निर्माण किया जाता है, जैसे गन्ने से चीनी का उत्पादन। तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र का संबंध मुख्यतः सेवा से होता है। तृतीयक क्षेत्र में शामिल होते हैं बैंकिंग, बीमा, इंश्योरेंस, भंडारण, स्टोरेज, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ, रक्षा, डिफेंस, पर्यटन, टूरिज्म, हॉस्टल और रेस्टोरें, होटल एंड रेस्टोरेंट, सूचना और प्रौद्योगिकी, आईटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तृतीयक क्षेत्र को पुनः दो भागों में बांटा जाता है, चतुर्थ और पंचम। यह सेवा से संबंधित होती है, जहाँ अत्यधिक कुशलता की आवश्यकता होती है, जैसे अनुसंधान और विकास से संबंधित लोग शामिल किया जाता है। जबकि पंचम में सबसे अधिक कुशल लोग होते हैं, जिन्हें निर्णय लेने की भी स्वतंत्रता होती है, जैसे लोक प्रशासन। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी भी अर्थव्यवस्था में भौगोलिक सीमा में एक वर्ष में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में होने वाले समस्त आर्थिक क्रिया का कुल योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आर्थिक क्रियाओं का कुल योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। आर्थिक सर्वे 2021-22 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 22% है, जिसमें कृषि का योगदान 17 से 18% है। द्वितीयक क्षेत्र यानी उद्योग का योगदान 24% है। तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा का योगदान 54% है, यानी जीडीपी के 100% में इतना परसेंट योगदान है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वर्तमान में देश के जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान तृतीयक क्षेत्र सेवा का है। वर्तमान में देश के जीडीपी में सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि का है। जीडीपी के योगदान में बढ़ते क्रम में पहले प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक। कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र 1951-52 में जीडीपी में योगदान 55%। द्वितीयक क्षेत्र, फिर से बोलता हूँ, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 1951-52 में जीडीपी में योगदान 55%, रोजगार में 70% था। और द्वितीय क्षेत्र का 1951-52 में जीडीपी में योगदान 15%, रोजगार में 20%। तृतीय क्षेत्र का योगदान 1951-52 में जीडीपी में योगदान 23%, रोजगार में 10%। तो अब 2021-22 में प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 22%
और रोजगार 45%। द्वितीय क्षेत्र का योगदान 24% और रोजगार में 24%। तृतीय क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 54% और रोजगार में 31%। उपयुक्त तालिका के आधार पर नंबर 1, देश के जीडीपी में आज़ादी के बाद से अब तक कृषि क्षेत्र का योगदान घटा है। 1951-52 में 55%, 2021-22 में 17 से 18%। नंबर 2, आज़ादी के बाद से अब तक जीडीपी के क्षेत्र में सेवा क्षेत्र के योगदान में वृद्धि हुई है। 1951-52 में 30%, 2021-22 में 54%। तीसरा पॉइंट, रोजगार निर्भरता के आधार पर बढ़ते क्रम में द्वितीय क्षेत्र 24%, उससे ज़्यादा तृतीय क्षेत्र 31%, प्राथमिक क्षेत्र 45%। इस प्रकार कृषि क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव अधिक है क्योंकि वर्तमान में कृषि सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र है। कृषि में जनसंख्या का दबाव बढ़ने पर कृषि जोत का आकार घटता है। वर्तमान में प्रति किसान कृषि जोत का आकार औसतन 1 हेक्टेयर यानी 0.9 हेक्टेयर से कम है, जबकि 1971 में यह 2 हेक्टेयर यानी 2.28 से अधिक था। कृषि जोत का आकार कम होने पर नंबर 1, कृषि उत्पादकता में कमी आती है। नंबर 2, किसानों की आय में कमी आती है। नंबर 3, किसानों की गरीबी में कम बढ़ोतरी होती है। और नंबर 4 है, कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी बढ़ती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये पूछा भी गया है पीटी 2013 में। इसे छिपी बेरोजगारी भी कहा जाता है। यह बेरोजगारी सबसे अधिक भारत में कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जहां अतिरिक्त श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। सीमांत मतलब अतिरिक्त। कृषि जोत मान लीजिए 1 हेक्टेयर है, श्रमिक 2 है, कृषि उत्पादकता 10 कुंटल है प्रति हेक्टेयर में। और कृषि जोत मान लीजिए 1 हेक्टेयर है और श्रमिक 4 हो गए, लेकिन अभी भी कृषि उत्पादकता 10 कुंटल है। तो ये जो 4 में जो 2 एक्स्ट्रा हुए हैं वो 2 अतिरिक्त श्रमिक हैं। उत्पादकता की बात करें तो सीमांत उत्पादकता 0 है। यदि इन अतिरिक्त श्रमिकों को कार्य से हटा दिया जाए तो भी इसका उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भारत में कृषि क्षेत्र में लगभग 9% प्रच्छन्न बेरोजगारी है। कारण जनसंख्या वृद्धि, कौशल विकास की कमी, उद्योगों की कमी। लेक्चर 2 समाप्त। इकोनॉमी लेक्चर 3। पहला प्रश्न है, भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का होने के बावजूद यह देश में पर्याप्त रोजगार सृजित करने में सफल नहीं हो सका है। इसका क्या कारण है? दूसरा प्रश्न है, सरकार वर्तमान में देश में रोजगार बढ़ाने के लिए कृषि पर जोर क्यों नहीं दे रही है? तीसरा प्रश्न है, भारत में श्रमिकों को लेकर मूल समस्या क्या है? और चौथा प्रश्न है, क्या कारण है कि सरकार वर्तमान में देश में रोजगार बढ़ाने के लिए एमएसएमई को प्रोत्साहित कर रही है? तो भारत में श्रमिक से संबंधित मुद्दा या चुनौती। भारत में श्रमिक बहुलता में उपलब्ध है तथा प्रचुर मात्रा में सस्ते श्रमिक उपलब्ध है, किंतु नंबर 1, भारत के श्रमिकों में कौशल विकास की भारी कमी है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में औपचारिक कौशल युक्त श्रमिक लगभग 5% है। औपचारिक कौशल युक्त मतलब सरकार द्वारा प्रमाणित। तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में औपचारिक कौशल युक्त श्रमिक लगभग 5% है, जो अत्यंत कम है। जबकि इसकी तुलना में दक्षिण कोरिया देश में 96%, जापान में 80%, अमेरिका में 55% तथा चीन में लगभग 35 से 40% है। नंबर 2, भारत में लगभग 85% श्रमिक
असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। इस प्रकार भारत में श्रमिकों के संदर्भ में निम्न कथन प्रसिद्ध है। इन इंडिया लेबर इज मोर सप्लाई ड्राइवन rather than demand driven. In India, labor is more supply driven rather than demand driven. मतलब भारत में श्रमिक अत्यधिक आपूर्ति आधारित है मांग आधारित की तुलना में। आपूर्ति आधारित मतलब प्रचुर मात्रा में सस्ते श्रमिक, और मांग आधारित मतलब उद्योगों में कौशल की मांग। रोजगार के लिए सरकार द्वारा किस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है? रोजगार के आधार पर क्षेत्र को दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 श्रम आधारित क्षेत्र लेबर इंटेंसिव, और दूसरा है पूंजी आधारित क्षेत्र कैपिटल इंटेंसिव। श्रम आधारित जहां पूंजी कम, श्रम अधिक, तकनीक पुराना और कम कौशल युक्त श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जैसे प्राथमिक या कृषि क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र पूंजी आधारित। नंबर 2 पूंजी आधारित क्षेत्र जहां पूंजी अत्यधिक, श्रम कम, तकनीक उच्च और अत्यधिक कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है, जैसे सेवा क्षेत्र। भारत में रोजगार के आधार पर क्षेत्र को पुनः दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 संगठित क्षेत्र ऑर्गेनाइज्ड, नंबर 2 असंगठित क्षेत्र अनऑर्गेनाइज्ड। संगठित क्षेत्र यह वह क्षेत्र होता है जो सरकार के नियम कानून के दायरे में होता है। यह अनिवार्य रूप से जीएसटी में पंजीकृत होते हैं। यहाँ काम करने वाले श्रमिकों का वेतन निश्चित होता है, कार्य की अवधि निश्चित होती है तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी भी दी जाती है, जैसे बीमा, पीएफ इत्यादि। असंगठित क्षेत्र जो संगठित नहीं होता। यहाँ सरकार के नियम कानून होते हैं किंतु यह उनका पालन नहीं करता। यह जीएसटी में पंजीकृत नहीं होता। यहाँ काम करने वाले श्रमिकों के वेतन निश्चित नहीं होते हैं, कार्य अवधि निश्चित नहीं होता तथा उनको कोई सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं होता। भारत में वर्तमान में लगभग 85% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, जबकि मात्र 15% श्रमिक संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। वर्तमान में रोजगार के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सेवा क्षेत्र। वर्तमान में देश के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है, लगभग 54%, जबकि यह केवल 31% जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराता है। इस प्रकार सेवा क्षेत्र देश में अधिक रोजगार सृजित करने में विफल रहा है। कारण सेवा पूंजी आधारित क्षेत्र है जहां अत्यधिक कुशल श्रमिकों की मांग की जाती है, जबकि भारत में अधिकांश श्रमिकों में कौशल का ही अभाव देखा गया है। कृषि क्षेत्र वर्तमान में कृषि देश में सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र है, लगभग 45%, जबकि जीडीपी में इसका सबसे कम योगदान है, 17 से 18%। इस कारण कृषि में दो मुख्य चुनौती है। नंबर 1 यह प्रच्छन्न बेरोजगारी को बढ़ावा देता है, और नंबर 2 यह असंगठित क्षेत्र को बढ़ावा देता है। क्योंकि कृषि असंगठित क्षेत्र का भाग है, इसलिए सरकार वर्तमान में कृषि में रोजगार बढ़ाने में अधिक ध्यान नहीं दे रही है। उद्योग उद्योग या द्वितीयक क्षेत्र श्रम आधारित होता है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर 1 निर्माण और नंबर 2 विनिर्माण। ये दोनों ही श्रम आधारित हैं। निर्माण क्षेत्र अधिकांशतः संविदा जॉब यानी कॉन्ट्रैक्ट जॉब को बढ़ावा देता है, जो असंगठित क्षेत्र में आता है।
जबकि विनिर्माण क्षेत्र श्रम आधारित होने के साथ साथ संगठित क्षेत्र में आता है। यही कारण है कि वर्तमान में सरकार देश में रोजगार को बढ़ाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र पर जोर दे रही है। देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2011 में सरकार नई विनिर्माण नीति लेकर आई, यानी न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 लेकर आई, जिसका दो मुख्य उद्देश्य है। पहला, वर्ष 2022 तक विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त 10 करोड़ रोजगार सृजित करना। दूसरा उद्देश्य है विनिर्माण क्षेत्र में समृद्धि दर को वर्ष 2022 तक बढ़ाकर 25% करना, जो वर्तमान में 15 से 16% है। उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई तथा वर्ष 2020 में PLI यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया। सरकार वर्तमान में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा अत्यधिक रोजगार सृजित करने के लिए MSME पर जोर दे रही है, जैसे वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इत्यादि। MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। MSME श्रम आधारित है, जो कृषि के बाद देश में सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र है। यह संगठित क्षेत्र को बढ़ावा देता है। MSME की परिभाषा। वर्ष 2006 में सरकार द्वारा MSME अधिनियम 2006 पारित किया गया, जिसमें MSME को परिभाषित किया गया था। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के दौरान सरकार द्वारा MSME की परिभाषा को परिवर्तित किया गया। वर्तमान में MSME को निवेश और टर्नओवर के आधार पर परिभाषित किया जाता है। तो सूक्ष्म में निवेश अधिकतम होगा 1 करोड़ और टर्नओवर कारोबार अधिकतम होगा 5 करोड़। लघु में निवेश अधिकतम होगा 10 करोड़ और टर्नओवर अधिकतम कारोबार होगा 50 करोड़। और मध्यम में निवेश अधिकतम होगा 50 करोड़ और टर्नओवर यानी कारोबार अधिकतम होगा 250 करोड़। तो इसी के साथ लेक्चर 3 यहीं पे समाप्त होता है। लेक्चर 4, इंडियन इकोनॉमी, औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। संगठित क्षेत्र को ही औपचारिक क्षेत्र कहते हैं और असंगठित क्षेत्र को अनौपचारिक क्षेत्र कहा जाता है। भारत में असंगठित क्षेत्र 85% है, जबकि भारत में अनौपचारिक क्षेत्र लगभग 92% है। असंगठित और अनौपचारिक। अनौपचारिक क्षेत्र असंगठित क्षेत्र होता है, किंतु इसमें उन संविदा जॉब वाले श्रमिकों को भी शामिल किया जाता है जो संगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। इसलिए असंगठित क्षेत्र की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र अधिक व्यापक है। संविदा जॉब, कॉन्ट्रैक्ट जॉब। मान लीजिए कोई कंपनी है, एक्स कंपनी कोई है, इसमें 2 श्रमिक हैं A और B। A की नियुक्ति जो है वो कंपनी ने डायरेक्ट किया यानी प्रत्यक्ष किया, तो उसे वेतन भी प्रत्यक्ष रूप से देगी। जबकि B श्रमिक जो है, एक्स कंपनी है जो कि संगठित कंपनी है, तो B श्रमिक जो है उसकी नियुक्ति मान लीजिए कंपनी ने किसी ठेकेदार के माध्यम से किया, तो कंपनी B श्रमिक को डायरेक्ट वेतन न देके पहले ठेकेदार को देगा और फिर ठेकेदार उस वेतन को B श्रमिक को देगा। तो यहाँ पे जो B श्रमिक है वो संविदा जॉब पे है, संविदा जॉब पे है। तो B श्रमिक जो संविदा जॉब पे है उसे ही अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र कहा जाता है।
अब बात करते हैं कृषि, एग्रीकल्चर। इसमें 3 चीज़ें पढ़ना है, किसान, फार्मर, खुद काश्त, सेल्फ फार्मिंग, और काश्तकार यानी टीनेंट। किसान वे होते हैं जिनके पास स्वयं की कृषि भूमि होती है, किंतु वे स्वयं उसमें खेती नहीं करते हैं। भारत में भूस्वामित्व के आधार पर किसानों की 4 प्रमुख श्रेणी होती है। पहला, सीमांत किसान यानी मार्जिनल फार्मर। वे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। दूसरा, लघु किसान यानी स्मॉल फार्मर। वे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से अधिक किंतु 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। तीसरा, मध्यम किसान यानी मीडियम फार्मर। वे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक और 4 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। और चौथा है बड़े मध्यम किसान। वे किसान जिनके पास 4 हेक्टेयर से अधिक किंतु 10 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। और एक और आ जाता है बड़े किसान। बड़े किसान में लार्ज फार्मर हैं वे किसान जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि होती है। वर्तमान में भारत में लगभग 85% सीमांत और लघु किसान हैं। भारत में वर्तमान में लगभग 159 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि है। अमेरिका के बाद विश्व में सबसे अधिक कृषि भूमि भारत में है, किंतु विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या होने के कारण भारत में प्रति किसान औसतन कृषि जोत की उपलब्धता 1 हेक्टेयर से कम है, मतलब 1 हेक्टेयर से भी कम है, लगभग 0.9 हेक्टेयर है। सरकार द्वारा देश के किसानों के लिए पीएम किसान योजना यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई, जिसमें सभी किसानों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत सालाना 6,000 रुपये प्रत्येक किसान को सीधे उनके बैंक खातों में दिया जा रहा है। इस योजना में काश्तकारों को शामिल नहीं किया जाता। खुद काश्त, सेल्फ फार्मिंग। यदि कोई किसान और उसका परिवार स्वयं की कृषि भूमि में खेती करता हो या इससे संबंधित कार्य में संलग्न हो, ऐसे किसान को खुद काश्त कहा जाता है। काश्तकार, टीनेंट। काश्तकार वे होते हैं जिनके पास स्वयं की कृषि भूमि नहीं होती है। वे या तो दूसरों के खेतों में कार्य करते हैं या किसान या भूस्वामी से खेत पट्टे पर लेकर उस पर खेती करते हैं तथा बदले में भूस्वामी या किसान को किराया या लगान चुकाते हैं। भारत में तीन प्रमुख प्रकार के काश्तकार पाए जाते हैं। पहला है दखलकारी काश्तकार यानी ऑक्यूपेंसी टीनेंट। दूसरा है स्वैच्छिक काश्तकार यानी टीनेंट एट विल। और तीसरा है उप काश्तकार यानी सब टीनेंट। तो पहला हम देखते हैं दखलकारी काश्तकार। जब भूस्वामी और काश्तकार के बीच अनुबंध लिखित होता है तब उन काश्तकारों को दखलकारी काश्तकार कहा जाता है। दखलकारी काश्तकार सुरक्षित काश्तकार होते हैं। इन्हें अनुबंध से पहले बेदखल करने के लिए केवल कानूनी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। दूसरे हैं स्वैच्छिक काश्तकार। वे काश्तकार जिनका भूस्वामी के साथ मौखिक अनुबंध होता है उन्हें स्वैच्छिक काश्तकार कहा जाता है। यह असुरक्षित काश्तकार होते हैं जिन्हें अनुबंध पूर्ण से पहले भी आसानी से बेदखल किया जा सकता है। तीसरा है उप काश्तकार। वे काश्तकार जिनका अनुबंध दखलकारी काश्तकारों के साथ होता है उन्हें उप काश्तकार कहा जाता है। यह अनुबंध मौखिक होता है, इसलिए उप काश्तकार को भी हमेशा बेदखली का भय होता है।
वर्तमान में भारत में उप काश्तकार और स्वैच्छिक काश्तकार दखलकारी काश्तकारों की तुलना में अधिक है। अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के एजेंट यानी एजेंट ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधि जैसे उत्पादन, उपभोग, वितरण, आयात, निर्यात, बचत, निवेश इत्यादि का संचालन अर्थव्यवस्था के एजेंट द्वारा किया जाता है। अर्थव्यवस्था के तीन मुख्य एजेंट होते हैं: सरकार, निजी कंपनी और परिवार मतलब हाउस होल्ड। अर्थव्यवस्था के एजेंट में सबसे बड़ी भूमिका परिवार का होता है, जो लगभग 50 से 55% होता है। उत्पादन के कारक या साधन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के कारक या साधन वे होते हैं जो अर्थव्यवस्था के एजेंट द्वारा वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए आवश्यक होते हैं। इस प्रकार उत्पादन के चार महत्वपूर्ण कारक या साधन होते हैं। LLCE मतलब लैंड, यल से लैंड यानी भूमि, यल से लेबर यानी श्रमिक, C से कैपिटल यानी पूंजी और E से एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी। कारक या साधन ये दो प्रकार का होता है, लागत और आय। कारक या लागत, तो लागत यानी उद्यम और आय यानी प्राप्तकर्ता। उत्पादन के कारक यानी भूमि, लागत या उद्यम में किराया और प्राप्तकर्ता को होगा किराया यानी भूस्वामी को किराया मिलेगा। पूंजी है उत्पादन के कारक, इसमें उद्यम में है ब्याज और प्राप्तकर्ता को होगा ब्याज यानी बैंक को ब्याज मिलेगा। श्रमिक उद्यम में वेतन और प्राप्तकर्ता को वेतन मिलेगा यानी श्रमिक को वेतन मिलेगा। उद्यमी उद्यम में लाभ कमाएगा और प्राप्तकर्ता को लाभ मिलेगा यानी उद्यमी को लाभ मिलेगा। तो कुल कारक लागत बराबर कुल कारक आय, यानी उद्यम वस्तु और सेवा के उत्पादन में जो भी खर्च करता है उसे उत्पादन के कारक लागत या साधन लागत कहा जाता है। तो इस प्रकार लेक्चर 5 यहीं पे समाप्त होता है। इकोनॉमी लेक्चर 5। उद्यम वस्तु और सेवा के उत्पादन में जो भी खर्च करता है उसे उत्पादन के कारक लागत या साधन लागत कहा जाता है। उत्पादन के कारक भूमि हो गया और उद्यम के लिए कारक लागत हो गया किराया। उत्पादन के कारक श्रमिक हुआ और उद्यम के लिए कारक लागत वेतन। उत्पादन के कारक पूंजी हुआ और उद्यम के लिए कारक लागत ब्याज। उत्पादन के कारक उद्यमी हुआ और उद्यम के लिए कारक लागत लाभ। यानी कुल कारक लागत बराबर कुल किराया प्लस वेतन प्लस ब्याज प्लस कुल लाभ। उद्यम और उद्यमी, उद्यम और उद्यमी दोनों अलग अलग होते हैं। उद्यमी उद्यम में निवेश करता है जिससे उद्यम लाभ कमाकर उद्यमी को चुकाता है। इसलिए लाभ जहां उद्यम के लिए लागत होता है वहीं उद्यमी के लिए आय होता है। कुल कारक लागत का अर्थ है वह लागत जिस पर उद्यम वस्तु और सेवा का उत्पादन करता है। बाजार मूल्य मार्केट प्राइस या कॉस्ट, यह वह मूल्य होता है जिस पर वस्तु और सेवा को बेचा जाता है। यह वह कम से कम कीमत होता है जिसे उत्पादक वर्ग बाजार से अवश्य प्राप्त करना चाहता है। बाजार मूल्य बराबर कारक लागत प्लस कर माइनस सब्सिडी। कारक लागत में अर्थात वस्तु और सेवा के उत्पादन में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, जबकि बाजार मूल्य में अर्थात
जब वस्तु और सेवा का विक्रय होता है तब सरकार का हस्तक्षेप होता है। यह हस्तक्षेप कर और सब्सिडी के रूप में होता है। कर टैक्स। कर वह अनिवार्य अंशदान है जो जनता सरकार को देती है। सरकार को कर लगाने का अधिकार संविधान से प्राप्त है। कर सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है। दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर व्यक्ति, फर्म और कंपनी के आय पर लगता है, जैसे आयकर, निगम कर इत्यादि। अप्रत्यक्ष कर वह कर जो वस्तु और सेवा पर आरोपित होता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, जैसे जीएसटी। प्रत्यक्ष कर में दायित्व का हस्तांतरण नहीं होता है, अर्थात यह जिस पर आरोपित होता है वही इसका भुगतान करता है। प्रत्यक्ष कर में दायित्व का हस्तांतरण होता है क्योंकि यह आरोपित कंपनी पर होता है और कंपनी इसे उपभोक्ता से वसूलती है। इसलिए बाजार मूल्य को निकालने के लिए कारक लागत में कर को जोड़ा जाता है। सब्सिडी। सब्सिडी वह आर्थिक सहायता होती है जो सरकार द्वारा लक्षित वर्ग को दिया जाता है। यह लक्षित वर्ग गरीब जनता, उत्पादक हो सकती है। सरकार सब्सिडी नगद और वस्तु दोनों रूपों में देती है। गरीब वर्ग को सब्सिडी वस्तु के रूप में, जहां सरकार राशन की दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारक यानी गरीब लोगों को अत्यंत कम कीमत पर अनाज वितरित करती है, जैसे 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूँ और 1 रुपये प्रति किलो मोटा अनाज वितरित करती है, जिसे वर्तमान में मुफ्त में कर दिया है। नगद के रूप में, जैसे रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी इत्यादि। उत्पादक वर्ग को सब्सिडी। सरकार उत्पादक वर्ग को 2 उद्देश्य से सब्सिडी देती है। पहला, उत्पादन को बढ़ाना और दूसरा, गरीब जनता को बाजार में वस्तु सस्ता उपलब्ध कराना। किसानों को सब्सिडी वस्तु के रूप में, उर्वरक बीज किसानों को सस्ता उपलब्ध कराना। नगद रूप में, पीएम किसान, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य। उत्पादक वर्ग सब्सिडी को कारक लागत से घटाता है जिससे बाजार में वस्तु को सस्ता किया जा सके। बाजार मूल्य बराबर कारक लागत प्लस कर माइनस सब्सिडी। कारक लागत बराबर बाजार मूल्य माइनस कर प्लस सब्सिडी। अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशियलिस्ट इकोनॉमी। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। किसी भी अर्थव्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं। पहला, क्या उत्पादन करना है, अर्थात किन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना है। दूसरा, कितना उत्पादन करना है, अर्थात कितनी मात्रा में वस्तु और सेवा का उत्पादन करना है। और तीसरा है, उत्पादित वस्तु और सेवा का मूल्य क्या होगा। उपर्युक्त तीनों निर्णय यदि निजी कंपनी और बाजार यानी मांग और आपूर्ति द्वारा लिया जाए और जिसमें सरकार की भूमिका न्यून हो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादक वर्ग बाजार मूल्य में अपनी वस्तु विक्रय करने के लिए स्वतंत्र होता है, जबकि उपभोक्ता वर्ग उसे कम कीमत में खरीदने के लिए स्वतंत्र होता है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी इत्यादि। उपर्युक्त तीनों निर्णय यदि सरकार द्वारा लिया जाए तथा जिसमें निजी कंपनी और बाजार की भूमिका कम हो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है।
जैसे पूर्व सोवियत संघ। उपर्युक्त तीनों निर्णय यदि किसी किसी अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी कंपनी दोनों मिलकर ले तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था। 1948 में देश में पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई थी, जिसका प्रारूप तात्कालिक उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा बनाया गया था। इसी औद्योगिक नीति में ही भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया। आधार, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। आधार में पहला है उत्पादन के कारकों पर नियंत्रण। पूंजीवादी में है निजी कंपनी व बाजार। समाजवादी में है सरकार और मिश्रित में है दोनों। आधार में दूसरा है उद्देश्य। तो पूंजीवादी में है लाभ, समाजवादी में है लोक कल्याण और मिश्रित में है दोनों। आधार में तीसरा है संसाधन का दोहन। पूंजीवादी में है अत्यधिक, समाजवादी में है कम और मिश्रित में है कम। और आधार में चौथा है पर्यावरण को नुकसान। पूंजीवादी में है सबसे अधिक, समाजवादी में है कम और मिश्रित में है कम। बंद और खुली अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी। निर्यात और आयात, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। निर्यात, जब वस्तु और सेवा को किसी देश के भौगोलिक सीमा से बाहर विदेशों में बेचा जाता है तो उसे निर्यात कहा जाता है। आयात, इम्पोर्ट, जब विदेशों से वस्तु और सेवा को क्रय करके घरेलू देश में मंगाया जाता है तो इसे आयात कहा जाता है। बंद अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था जहां आयात और निर्यात या तो प्रतिबंधित होता है या सीमित मात्रा में होता है, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे उत्तरी कोरिया। हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका सहित कई देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिस कारण रूस के लिए औटार्की यानी AUTARKY औटार्की शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका संबंध बंद अर्थव्यवस्था से है। खुली अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था जहां आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता या अत्यंत सीमित प्रतिबंध होता है, उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत सहित विश्व के अधिकांश देश। इकोनॉमी लेक्चर 5 समाप्त।